साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है पीसीएस सिंप्लीफाइड जो संस्थान है इनके द्वारा जो है यूपी पीएससी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्म में मंथली तैयार किए गए, मतलब प्रत्येक महीने के जो है करंट अफेयर को एमसीक्यू फॉर्म में तैयार किया गया है। तो इसको यहाँ पर हम लोग एक एक महीने का देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है जनवरी 2024 के जो करंट अफेयर्स हैं इनके द्वारा तैयार किए गए उन करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे। ये करंट अफेयर आपके यूपी पीसीएस 2024 के साथ साथ जो आगामी आरओ एआरओ की परीक्षाओं की जो अन्य परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो जनवरी 2024 के जो करंट अफेयर का जो एमसीक्यू वाला ये मैगजीन है इसमें कुल 218 प्रश्न हैं। तो हम लोग 218 प्रश्नों को दो वीडियो में कवर करेंगे जिससे वीडियो बहुत लंबे ना हो और पूरी व्याख्या के साथ यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीजेएस के उपयोग के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो जो चार विकल्प है इसमें आपका उत्तर प्रदेश जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। देखिए, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में यूपी शीर्ष पर रहा है। उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर दर्ज करने में पहले स्थान पर रहा है। और ध्यान रखिएगा, ई कमेटी को भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति आरसी लाहोटी द्वारा प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वाश में वीमेन अंडर 19 का खिताब जीता है। तो यह खिताब जो है अनाहत सिंह ने, किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भारत की युवा स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में आयोजित 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वाश में वीमेन अंडर 19 खिताब अपने नाम किया है। आगे चलते हैं। और इन्होंने फाइनल में जो है रॉबिन मेक अल्पाइन को पराजित किया है। हाल ही में चर्चा में रहे फेलिक्स त्शेशिकेदी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये दोबारा से राष्ट्रपति चुने गए हैं, मतलब पहले भी राष्ट्रपति थे, फिर से ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला है, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने संबंधित सागर परिक्रमा के चरण 10 का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है या किस स्थान से किया गया है? तो सागर परिक्रमा के 10वें चरण का शुभारंभ जो है वो आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के विभिन्न स्थानों से किया गया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के विभिन्न स्थानों से। अगला है, FIH हॉकी 5S विश्व कप का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो पहला संस्करण है वो ओमान में आयोजित किया जाएगा। ओमान में। यहाँ 5S का मतलब है कि प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ियों के साथ यह हॉकी मैच खेला जाएगा। ठीक है, देखिए, इसका जो पहला संस्करण ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित किया जाएगा। पुरुष और महिला दोनों वर्ग की प्रतियोगिताएं होंगी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 जो है वो 24 जनवरी से 27 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं? अभी तक 15 वित्त आयोग का मतलब कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। अब 16वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष घोषित किया गया है, किसे? तो ये अरविंद पनगड़िया को घोषित किया गया है। ठीक है, और वहीं ऋत्विक रंजनम पांडे को जो है 16वें वित्त आयोग का सचिव बनाया गया है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह थे। अगला है, भारत के साथ किस देश की सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 में भाग लिया? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन ये जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, तो ये जो है 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित किया गया। अगला है, भारत की संप्रभुता और एकता को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने संबंधित गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया? तो इसे जो है आपका 1967 में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि भारत सरकार ने तहरीक ए हुरियत जम्मू कश्मीर, जिसे शॉर्ट में TEH कहते हैं, को ये जो संगठन रहा है, ये संगठन सैयद अली शाह गिलानी ने स्थापित किया था 2004 में। इस संगठन को जो है गैर कानूनी
संगठन घोषित किया है इसी अधिनियम के माध्यम से। किस अधिनियम के माध्यम से? तो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 3(1) के तहत इसे गैर कानूनी घोषित किया गया है। अगला है हाल ही में हेथाई अम्मन महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह हेथाई अम्मन महोत्सव जो है तमिलनाडु में आयोजित किया गया। सी ऑप्शन तमिलनाडु में। देखिए, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने तमिलनाडु के ऊटी में हेथाई अम्मन महोत्सव के अवसर पर बड़ागाश समुदाय के लोग साथ पारंपरिक नृत्य किया। यह त्यौहार तमिल महीने मार्गजी में पूर्णिमा के बाद पहले सोमवार को आयोजित किया जाता है। हर साल तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में बड़ागाश समुदाय द्वारा इसे मनाया जाता है, हेथाई अम्मन महोत्सव। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन $100 अरब की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला बनी है? तो ये कौन है? ये है फ्रांसवा बेटनकॉर्ट मेयर्स। ठीक है, देखिए, फ्रांसवा मेयर्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी लॉरियल की होल्डिंग कंपनी टिथिस की अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, देश के पहले अखिल भारतीय गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश के वृंदावन में किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। गर्ल्स सैनिक स्कूल का नाम संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल है। ठीक है, पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन लगभग 870 छात्राओं के साथ किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये गुजरात में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? गुजरात में बनाया गया। नए वर्ष के अवसर पर गुजरात में 108 स्थानों पर एक साथ 50,000 से अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार किया गया, जो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सूर्य नमस्कार के स्थानों में प्रतिष्ठित मोढेरा सूर्य मंदिर भी शामिल था, जहाँ पर ये किया गया। तो मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान क्षेत्र के स्थान पर की गई है? तो ये कोलोराडो रेगिस्तान। ये कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए, कैलिफोर्निया के शॉल्टन सागर के नीचे दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज हुई है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने अनुमानित 18 मिलियन टन लिथियम के भंडार की खोज कैलिफोर्निया के शॉल्टन सागर में की है। शाल्टन सागर क्षेत्र में कुल संसाधन 3,400 किलो टन से अधिक लिथियम का उत्पादन कर सकता है। देखिए, यदि हम बात करें सबसे बड़े लिथियम भंडार वाले देश कौन से हैं, तो नंबर 1 पे चिली है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे अर्जेंटीना है। ये 3 सबसे बड़े लिथियम भंडार वाले देश हैं, चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। और वहीं उत्पादन की यदि बात करें तो सबसे बड़े लिथियम उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, चिली दूसरे पे है और चीन तीसरे पे है उत्पादन के मामले में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया। ठीक है, यह सम्मेलन जयपुर के झलाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभी दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्रण करने वाला पहला राज्य बना है? तो यह है पंजाब ने यह मानचित्रण किया है। ठीक है, पंजाब नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को ब्लैक स्पॉट के रूप में व्यापक रूप से मैप करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। देखिए, नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप मैप माई इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। यह सड़क सुरक्षा बल के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है। इस ऐप के माध्यम से ब्लैक स्पॉट 100 मीटर दूर होने से पहले ही यात्रियों को यह अलर्ट मिल जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एकल बिना किसी सहायता के, मतलब अकेले ही बिना किसी सहायता के दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पूरी करने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? तो ये कौन है? हरप्रीत चंडी हैं। ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, ध्यान रखिएगा। आर्मी अफसर और फिजियोथेरेपिस्ट कैप्टन हरमीत चंडी, ये 32 वर्षीय भारतीय मूल की ब्रिटेन की हैं। ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी 32 वर्षीय भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट कैप्टन हरप्रीत चंडी, जिन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने दक्षिणी ध्रुव की एकल, मतलब अकेले बिना किसी सहायता की यात्रा को पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है। अगला है, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2024 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या 8 अरब को 9 अरब तक पहुंचने में लगभग कितने साल लगेंगे? तो देखिए, 8 अरब को 9 अरब तक पहुंचने में लगभग 14 वर्ष लगेंगे। ठीक है, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार
पिछले साल दुनिया की आबादी 75 मिलियन लोगों की आबादी में 75 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2024 को विश्व की अनुमानित जनसंख्या जो है वो करीब 8 अरब थी। जनसंख्या को 1 अरब तक बढ़ने में लगभग 11 वर्ष लग गए। जनसंख्या को 9 अरब तक पहुंचने में लगभग 14 साल लगेंगे। अगला है उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प। उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को संभावित बाजारों और उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए अष्टलक्ष्मी हॉट और अनुभव केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की जा रही है? तो ये गुवाहाटी में की जा रही है। कहाँ पर स्थापित हो रहा है? गुवाहाटी में। ठीक है, तो देखिए उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम 7.6 करोड़ रुपए में गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में अष्टलक्ष्मी हॉट और अनुभव केंद्र स्थापित कर रहा है। हॉट में 24 स्थायी स्टॉल होंगे जो सभी पूर्वोत्तर राज्यों के कारीगरों को बाजार तक पहुंच प्रदान करेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में इरी सिल्क, जो इरी रेशम होता है, इरी सिल्क स्पिनिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो ये असम में। कहाँ पर स्थापित हो रहा है? असम के बक्सा में स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए NEHDC 14.92 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क मुशालपुर बक्सा असम में एक इरी सिल्क स्पिनिंग प्लांट स्थापित कर रहा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बबल बेबी सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए यहाँ पर। पहला, इस रोग के साथ पैदा हुए शिशुओं में बी कोशिकाओं की कमी होती नहीं, बी कोशिकाओं की नहीं बल्कि टी कोशिकाओं की कमी होती है। ठीक है, तो पहला गलत है, टी कोशिकाओं की कमी होती है। दूसरा, इस रोग को लिविंग इन बबल सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, तो दूसरा कथन सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बबल बेबी सिंड्रोम से पीड़ित 2 महीने की बच्ची का हाल ही में मुंबई में बोन मैरो ट्रांसप्लांट BMT किया गया है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है। बबल बेबी सिंड्रोम, जिसे चिकित्सकीय रूप से गंभीर संयुक्त इम्यूनोडिफिशियंसी के रूप में जाना जाता है, इस बीमारी को लिविंग इन बबल सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है। गंभीर संयुक्त इम्यूनोडिफिशियंसी प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियंसी के सबसे गंभीर प्रकारों में से एक है और गंभीर संयुक्त इम्यूनोडिफिशियंसी के साथ पैदा हुए शिशुओं में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं, वाइट ब्लड जो सेल्स होते हैं जिन्हें टी कोशिका कहा जाता है, इनकी कमी होती है, न कि बी कोशिकाओं की। अगला है हाल ही में तितली की एक नई प्रजाति सीगेरिटिस मेघा मालियंसिस निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई गई है? तो यह जो है तमिलनाडु में। मेघा मालियंसिस जो है ये तमिलनाडु में पाई गई है। तमिलनाडु में मेघामलाई की जो प्राचीन पहाड़ियाँ हैं, ध्यान रखिएगा मेघामलाई की प्राचीन पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में मेघामलाई की प्राचीन पहाड़ियों ने सिल्वर लाइन तितलियों की एक नई प्रजाति को जन्म दिया। पहली बार 2018 में इडुक्की में पेरियार के ऊंचे इलाकों में सिगरेट जीन से संबंधित विशिष्ट प्रजातियों का पता चला था। यह प्रजाति मेघामलाई और निकटवर्ती पेरियार टाइगर रिजर्व तक ही सीमित है। अगला है मिंग जियांग नामक महासागर ड्रिलिंग जहाज का निर्माण निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण जो है चाइना के द्वारा किया गया या चीन के द्वारा। चीन ने पृथ्वी के ऊपरी आवरण में मानवता की पहली मनुष्य के द्वारा पहली खुदाई के लिए मिंग जियांग नामक एक विशाल महासागर ड्रिलिंग जहाज का निर्माण किया है। मिंग जियांग का लक्ष्य लगभग 7 किलोमीटर नीचे जो मोहरविक असंतता है या जिसे मोह असंतता कहते हैं को तोड़ना है। यह सीमा जो मोह असंतता है, यह सीमा भूप्रकृति को मेंटल से अलग करती है। किसी भी पूर्व मिशन ने अभी तक के किसी भी मिशन ने अद्वितीय चट्टान संरचना और अधिक दबाव तापमान के घर मेंटल का नमूना नहीं लिया है। अगला है हाल ही में नदी पुनरुद्धार परियोजना के तहत देविका नदी चर्चा में रही। देविका नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो देविका नदी जो है ये रावी नदी की सहायक नदी है, रावी की। देखिए देविका नदी पुनर्जीवन परियोजना की बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नदी पुनरुद्धार परियोजना देविका का निरीक्षण किया। भारत सरकार ने नमामि गंगे की तर्ज पर इस परियोजना को फरवरी 2019 में लॉन्च किया था। यह परियोजना भारत सरकार की राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना में शामिल है। 190 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित फंड आवंटन का हिस्सा क्रमशः केंद्र और यूटी द्वारा 90 और 10 के अनुपात में रहेगा। मतलब कुल फंड का 90% केंद्र और 10% यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के द्वारा दिया जाएगा। देविका नदी के बारे में बात करें तो देविका नदी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर से निकलती है। यह नदी बहते हुए पाकिस्तान में रावी नदी में मिल जाती है। इस नदी को गंगा नदी की बहन के रूप में भी
जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नए सदस्यों के शामिल होने के बाद ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो ये संख्या 10 हो गई है। 10 हो गई है। देखिए 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, कुल 5 देश, पहले 5 थे, 5 और शामिल हुए। देखिए अर्जेंटीना का भी नाम पहले इसमें था, परंतु बाद में अर्जेंटीना ने इसकी सदस्यता लेने से मना कर दिया। ठीक है, तो मिस्र, नाम याद रखिएगा, मिस्र, इथोपिया, ये दोनों अफ्रीकन देश हैं, कंट्री हैं। ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये एशिया के देश हैं। ये अब जो है ब्रिक्स के नए सदस्य बने हैं। यह समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 6 देशों को शामिल करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें से 5 शामिल हुए। अर्जेंटीना ने शामिल होने से इनकार किया। हाल ही में चर्चा में रही रानी बेलू नचियार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से रहा है? तो इनका संबंध तमिलनाडु से रहा है। तमिलनाडु से। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सावित्रीबाई फुले और रानी बेलू नाचियार की जयंती मनाई गई। सावित्रीबाई फुले के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में एक दलित परिवार में 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थीं। सावित्रीबाई फुले 1854 में 1854 में इन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला। वहीं रानी बेलू नाचियार के बारे में बात करें तो इनका जो टाइम रहा है, इनका जन्म 3 जनवरी 1730 और मृत्यु 25 दिसंबर 1796 में होता है। तो नचियार शिवगंगा स्टेट की रानी थी। 1780 से 1790 में वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध छेड़ने वाली पहली भारतीय रानी थी। तमिल लोग जो हैं उन्हें वीरमंगई मतलब बहादुर महिला के नाम से जानते हैं। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना स्क्वायर किलोमीटर एरे में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो भारत ने निर्णय लिया है। किसने? भारत ने। देखिए भारत सरकार ने स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी में शामिल हो गया है। सरकार ने 1250 करोड़ रुपए की अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना स्क्वायर किलोमीटर एरे में भारत की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर बी आर कंबोज को दिया गया है। देखिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी आर कंबोज को एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया भारत का पहला मिशन कौन सा होगा? तो ये जीसैट 20 होगा। जीसैट 20 या जीसैट N2 कह सकते हैं, इसको नाम दिया गया है। ठीक है, इसको फाल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग करके इसे लॉन्च किया जाएगा। देखिए इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने भारी संचार उपग्रह जीसैट 20 या जीसैट N2 को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करेगा। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया यह भारत का पहला मिशन होगा। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है कब? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 4 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए 4 जनवरी को ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्मदिन पर विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुई ब्रेल का जन्म 1809 में फ्रांस में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने 2018 में जारी एक घोषणा में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस घोषित किया। इस बार की जो थीम रही है क्या है? अंधे और दृष्टिहीनों तक पहुंचना। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। देखिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना 4 साल का कार्यकाल शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और यह वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्यात्मक आयोग है। सदस्यों का कार्यकाल जो है तो 4 वर्ष का होता है। भारत आखिरी बार 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य था, फिर से जो है इसका सदस्य बना है 4 साल के लिए। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। अगला है, हाल ही में रात्रिपथ की योजना के कारण चर्चा में रहे चंदका दंपारा वन्यजीव अभयारण्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है उड़ीसा से है। उड़ीसा में वन विभाग ने चंदका दंपारा वन्यजीव अभयारण्य में लोगों, विशेष रूप से छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक रात्रिपथ की योजना बनाई है। चंदका दंपारा अभयारण्य हाथियों, भौंकने वाले हिरण और शाही सहित कई वन्यजीव प्रजातियों का घर है। अगला है, हाल ही में अनावरित कोच्चि लक्षद्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना निम्नलिखित में किस द्वीप को कवर नहीं करती है? तो ये कवरत्ती, अगत्ती, कदमत को कवर करती, परंतु सुहेली पार को यह कवर नहीं करती है।
देखिए यह मुख्य भूमि मतलब कोच्चि केरल का है हिस्सा से 11 लक्षद्वीपों मतलब लक्षद्वीप जो है उसके 11 द्वीपों कौन कौन से कवरत्ती, अगत्ती, अमिनी, कदमत, चटलेट, कल्पेनी, मिनिकॉय, एड्रोथ, किल्टान, बंगाराम और बित्रा तक पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी परियोजना है। इसमें सुहेली पार शामिल नहीं है। अगला है भारत और दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट इतिहास का अब तक का सबसे छोटा क्रिकेट टेस्ट मैच निम्नलिखित में से किस स्थल पर खेला गया? तो ये खेला गया आपका केप टाउन में खेला गया, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में। इसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। केप टाउन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 147 साल के इतिहास का अब तक का सबसे छोटा 107 ओवर का क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया। दक्षिण अफ्रीका ने एक ही दिन में 2 बार बल्लेबाजी की और मैच के पहले दिन 23 विकेट गिरे, दूसरे दिन अतिरिक्त 10 विकेट गिरे। अगला है असम सरकार द्वारा मनाया जाने वाला गुणोत्सव 2024 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की पहल है? तो ये जो है शिक्षा संबंधित पहल है, शिक्षा से। गुणोत्सव असम सरकार द्वारा राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को कवर करने की पहल है। गुणोत्सव का उद्देश्य जवाबदेही बढ़ाना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। गुणोत्सव एक पहल है जो 2017 में शुरू हुई थी। अगला है हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारतीय विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया गया है? तो रणधीर जायसवाल को बनाया गया है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कौन से हैं। पहला, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अर्थात NHAI ने हरियाली और पर्यावरण के अनुकूल राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास करने के लिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये सही है। दूसरा, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र इसरो के अंतरिक्ष विभाग के प्रमुख केंद्रों में से एक है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो है ये इसरो के अंतरिक्ष विभाग के प्रमुख केंद्रों में से एक है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर क्या हैं? सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए NHAI अर्थात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारत के हरित आवरण सूचकांक में राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने और रिपोर्ट करने के लिए 3 जनवरी 2024 को NRSC अर्थात नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है NRSC या इसरो के अंतरिक्ष विभाग के प्रमुख केंद्रों में से एक है। NRSC का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद कहाँ? तेलंगाना में। अगला है निम्नलिखित में से किस तिथि को कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का अनावरण किया गया? तो यह जो आपकी योजना है ये 3 जनवरी को प्रारंभ की गई, 3 जनवरी को। ठीक है, आगे चलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में देखिए उड़ीसा की चिल्का झील में वार्षिक पक्षी गणना जो है प्रारंभ की गई। चिल्का वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत चिल्का, बालूगांव, सातपाड़ा, टांगी और रंभा नामक 5 अलग अलग क्षेत्रों में पक्षियों की गिनतियां की जा रही हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों ने इसमें भाग लिया है। अगला है केला प्रसंस्करण के लिए नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 निम्नलिखित में से किस जिले को दिया गया है? तो ये बुरहानपुर को दिया गया है। किसे दिया गया है? बुरहानपुर को दिया गया है। ठीक है, देखिए नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में बुरहानपुर जिले को केला प्रसंस्करण के लिए नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है। बुरहानपुर की मुख्य फसल केले का उत्पादन, व्यापार बढ़ाने और खास तौर पर प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने के लिए अवार्ड दिया गया। बुरहानपुर है कहाँ पे, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में है। अगला है बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम दास स्वामीनारायण संस्था BAPS द्वारा हिंदू मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ किया जा रहा है? तो इसका निर्माण जो है संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया और फरवरी 2024 में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, देखिए 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की पहली यात्रा के दौरान देश ने संयुक्त अरब अमीरात ने एक हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए आबू धाबी में भूमि आवंटित की थी। अगला हाल ही में पद छोड़ने को लेकर चर्चा में रही रानी मार्गरेट द्वितीय निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित रही है? तो ये जो है आपकी डेनमार्क की रानी रही है। ठीक है, इन्होंने सिंहासन छोड़ने का फैसला किया है। डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय ने अपने नए साल के भाषण में 52 साल के शासन के बाद सिंहासन छोड़ने का फैसला किया है। इन्होंने 31 साल की उम्र में 14 जनवरी 1972 को राजगद्दी संभाली थी। ठीक है, और यह यूरोप की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली साम्राज्ञी हैं। इनके बेटे क्राउन प्रिंस फेडरिक इनके उत्तराधिकारी होंगे। अगला है
वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 10वें संस्करण की थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है गेटवे टू द फ्यूचर। गेटवे टू द फ्यूचर इसकी थीम रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच बनी है। ठीक है, पहले ये इसकी पूर्णकालिक सदस्य थी, फिर बाद में ये अध्यक्ष और पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र की पहली महिला महानिदेशक डीजीपी नियुक्त की गई हैं? तो ये है आपकी रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला है महाराष्ट्र की पहली महिला महानिदेशक या डीजीपी हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व खिलाड़ी को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो पीटी उषा को नियुक्त किया गया। पीटी उषा को। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ यानी आयोग का गठन किया गया था। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा थे। और सचिव कौन थे? डॉक्टर ए.जी. नोहोरेन। अगला है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो फिलीपींस के मनाली में। फिलीपींस के मनीला में, मनाली नहीं मनीला में है। देखिए, श्री विकासशील को मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक या एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास की सुगमीकरण के लिए किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय निवेशक बैंक का नया अध्यक्ष नामित किया गया है? किसे यूरोपीय निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नामित किया गया है? नादिया कैल्विनो को। नादिया कैल्विनो को। ठीक है, देखिए, नादिया कैल्विनो जुलाई 2021 से स्पेन की पहली उप प्रधानमंत्री हैं और अर्थव्यवस्था और डिजिटलीकरण मंत्री भी हैं। कहाँ की? स्पेन की। निम्नलिखित में से किस संघ शासित राज्य में देश के पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन किया गया? तो दमन और दीव में। दमन और दीव में देश का पहला बीच गेम्स 2024 4 जनवरी 2024 को दीव के घोघला बीच पर प्रारंभ हुआ। दीव के साथ प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव का हिस्सा है। बीच गेम्स 2024 में कुल 8 खेलों का आयोजन किया गया। हाल ही में महिलाओं की 5 किलोमीटर मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने को लेकर के चर्चा में रही ब्रिटाइस चेबेट निम्नलिखित में किस देश संबंधित है? तो ये आपकी कहाँ की हैं? ये केन्या की है। बी ऑप्शन। जनवरी 2024 में हस्ताक्षरित समझौते के तहत नेपाल कितने वर्षों के लिए भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा? तो अगले 10 वर्षों के लिए। सी ऑप्शन। खेल का साजो सामान बनाने संबंधित कंपनी एडिडास ने चीन के बाद भारत अपने पहले वैश्विक क्षमता केंद्र को कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला है, भारत का पहला इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन प्लस प्रमाणन निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी ने हासिल किया है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, के जामनगर रिफाइनरी ने। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत का पहला ISCC प्लस प्रमाणन हासिल किया है। ISCC प्लस प्रमाणन गुजरात राज्य में स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी पर लागू होता है। जामनगर रिफाइनरी प्रति माह 600 टन तक पायरोलिसिस तेल का उत्पादन करने की क्षमता रखती है। अगला है, नवंबर 2023 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ छोटे उपग्रहों के संयुक्त कार्यान्वयन के लिए समझौता किया है? तो भारत ने जो है मॉरिशस के साथ समझौता किया है। मॉरिशस के साथ समझौता किया है। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल ने नवंबर 2023 में मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में एक समझौता किया था। इस समझौते से इसरो और आपका मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के बीच छोटे उपग्रहों का संयुक्त कार्यान्वयन संभव हो सकेगा। संयुक्त उपग्रह के पूर्ण निर्माण की अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपये है, जिसका पूरा व्यय भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत की तरफ से मॉरिशस के अगालेगा द्वीप में एक मिलिट्री बेस का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए, बताना है इनमें से गलत कौन से हैं। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में 6.2% की वृद्धि दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बनी रहेगी। ये कथन सही है। दूसरा, 2025 में भारत की GDP 6.6% बढ़ने की उम्मीद है। ये भी सही है। तो 2 में से दोनों कथन गलत नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में 6.2% की वृद्धि दर से सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बना रहेगा। 2025 में भारत की GDP 6.6% बढ़ने की उम्मीद है। वृद्धि का कारण क्या बताया गया? घरेलू मांग व सेवा सेक्टर का बेहतर प्रदर्शन होना,
साथ ही चीन की आर्थिक स्थिति के बिगड़ने की आशंका में निवेशकों की तरफ यहां आकर्षित होना भी है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, भारत में सरकार की तरफ से पूंजीगत व्यय में 43% का इजाफा किया गया है, जिससे निवेश का माहौल बनने में मदद मिली है। देखिए, अन्य जो संगठन हैं उनके द्वारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2024 में अनुमानित है वो क्या क्या है। संयुक्त राष्ट्र ने 6.2% बताया है, विश्व बैंक ने 6.3, IMF ने 6.3 और RBI ने 6.5% वृद्धि दर रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक आर्थिक वृद्धि जो है 2.4% रहने का अनुमान है। अगला है वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय खिलौना उद्योग के निर्यात में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 239% की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय खिलौना उद्योग के आयात में 52% की गिरावट और निर्यात में 239% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय खिलौनों की संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मांग बढ़ रही है या बढ़ गई है। हाल ही में चर्चा में रहे अपहरण किए गए मालवाहक जहाज MV लीला नॉरफोक निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित रहा है, तो ये इसका संबंध जो है लाइबेरिया से रहा है। ये लाइबेरिया से रहा है इसका संबंध, ठीक है। तो सोमालिया के तट पर इसका अपहरण किया गया था। चूंकि इसमें जो सवार थे इसमें 15 भारतीय सहित 21 चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया बाद में। तो चूंकि भारतीय भी इसमें शामिल थे इसलिए ये चर्चा में था। अगला है, भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को निम्नलिखित में से किस तिथि को लॉन्च किया गया था, तो इसको जो है 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और यह अपने गंतव्य पर कब पहुंचा, 6 जनवरी 2024 को। 6 जनवरी 2024 को भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 क्रोनल कक्षा में पहुंच गया है। इसे 2 सितंबर 2023 को PSLV C-57 द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कदम्ब काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख खोजा गया है। कहाँ पर खोजा गया है, गोवा में। दक्षिणी गोवा के काकोड़ा में महादेव मंदिर में कदम्ब काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख खोजा गया है। 81वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये मिला है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ओपेनहाइमर मूवी के लिए, ठीक है। देखिए, 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का आयोजन पश्चिमी अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के बेवरी हिल्स में किया गया। इस अवार्ड में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में फिल्म बारबी को सबसे ज़्यादा 9 कैटेगरी में और ओपेनहाइमर को 8 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मोशन पिक्चर के तहत क्रिस्टोफर नोलन को ओपेनहाइमर मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा विजेता सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर संगीतमय या कॉमेडी के लिए द होल्ड ओवर्स मूवी के लिए पॉल जियामाटी को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ओपेनहाइमर मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए किलर्स ऑफ द फ्लावर मून मूवी के लिए लिली ग्लैडस्टोन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर संगीतमय या कॉमेडी के लिए पुअर थिंग्स मूवी के लिए एमा स्टोन को दिया गया है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा सेला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो सेला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए, सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा सड़क निर्माण के लिए रिजुपेव तकनीक का उपयोग किया गया है। रिजुपेव तकनीक का उपयोग किया गया है अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के पास सेला सुरंग निर्माण में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही तंजावुर गुड़िया के संरक्षण के लिए कवकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से में क्या प्रयुक्त होता है, सोडियम। इसमें कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर सल्फेट का। देखिए, तंजावुर गुड़िया के बारे में बात करें, 2009 में इसे भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान या GI टैग प्रदान किया गया। इस शिल्प को 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठा शासक राजा सरफोजी द्वारा तंजावुर लाया गया था। तमिल भाषा में इसे तंजावुर थलयत्ती मुंबई कहा जाता है। तंजावुर गुड़िया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक बॉबल हेड संस्करण है और दूसरा झुकी हुई गुड़िया। इसके जो संरक्षण के लिए जो कवकनाशी इस्तेमाल किया जाता है वो कॉपर सल्फेट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। हाल में वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में किस ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में प्लाज्मा तरंगों के अस्तित्व का पता लगाया है, मंगल ग्रह के वायुमंडल में, ठीक है। प्लाज्मा तरंगें क्या होती हैं, सामान्य तौर पर प्लाज्मा तरंगों को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के अवलोकन में कम समय के पैमाने के उतार चढ़ाव के रूप में पहचाना जाता है। प्रोजेक्ट वीर गाथा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की परियोजना है, तो यह जो है शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों की परियोजना है, शिक्षा और रक्षा मंत्रालय दोनों की। तो यहाँ पर C ऑप्शन हो जाएगा, A और B दोनों, ठीक है।
गणतंत्र दिवस समारोह 2024 परियोजना वीर गाथा 3.0 में पूरे भारत से 1.37 करोड़ छात्रों ने हिस्सा लिया। देखिए, यह रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसे 2021 में वीरता पुरस्कार पोर्टल के तहत स्थापित किया गया था। प्रोजेक्ट वीर गाथा ने स्कूली छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं पर आधारित रचनात्मक परियोजनाओं या गतिविधियों को करने के लिए एक मंच प्रदान किया। अगला है, हाल ही में उड़ीसा की कपड़गंडा शॉल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह निम्नलिखित में किस जनजाति से संबंधित है? तो यह जो कपड़गंडा शॉल है, यह आपका डोंगरिया कोंद जो जनजाति, इससे संबंधित है। देखिए, उड़ीसा के 7 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब ये 7 कौन कौन से हैं? पहला है कपड़गंडा शॉल। यह डोंगरिया कोंद जनजाति की महिलाओं द्वारा बुना और कढ़ाई किया जाता है, जो उड़ीसा के रायगढ़ और कालाहांडी जिलों में नियमगिरी पहाड़ियों में एक विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह टीजी हैं, मतलब जनजातियों में भी अति पिछड़े हैं। लांजिया शोरपा पेंटिंग, इसे इडीटल के नाम से भी जाना जाता है। यह लौंजिया शौरा समुदाय से संबंधित है, जो मुख्य रूप से रायगढ़ जिले में रहता है। ये पेंटिंग घरों की मिट्टी की दीवारों पर चित्रित बाहरी भित्ति चित्रों के रूप में होती है। अगला है कोरापुट काला जीरा चावल, काले रंग के चावल की किस्म, जिसे चावल का राजकुमार भी कहा जाता है, अपनी सुगंध, स्वाद, बनावट और पोषण मूल्य के लिए प्रसिद्ध है। चावल के दाने जीरे के समान होते हैं, इसलिए इसे काला जीरा भी कहा जाता है। नयागढ़ कौंटेई मुंडी बैगन पौधे, ये जो होते हैं पौधे प्रमुख कीटों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं और इन्हें न्यूनतम कीटनाशकों के साथ उगाया जा सकता है। उड़ीसा खजूरी गुड़ा, यह खजूर के पेड़ों से निकाला गया एक प्राकृतिक स्वीटनर है और इसकी उत्पत्ति गजपति जिले में हुई है। परंपरागत रूप से गुड़ को पाटली गुड़ नामक समलंबाकार रूप में तैयार किया जाता है। यह गहरे भूरे रंग का होता है, इसका स्वाद अनोखा होता है। ढेकनाल माजी यह भैंस के दूध के पनीर से बनी एक प्रकार की मिठाई है, जो देखने, स्वाद, आकार की दृष्टि से विशेषताओं से युक्त होता है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने हिम द्वीप को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने घोषित किया। किसने? किर्गिस्तान ने। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव द्वारा आधिकारिक तौर पर हिम द्वीप को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। अगला है, कथन कांड का प्रश्न है, बताना है कौन सा इसमें सही है। देखिए, कथन है, प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 8 जनवरी को मनाया जाता, नहीं 9 जनवरी को मनाया जाता। तो कथन आपका गलत है। कारण, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए यह मनाया जाता। तो कथन गलत है, कारण सही है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जो पहली बार ये मनाया गया था 2003 में, इसकी शुरुआत होती है 2003 में। साल 2015 में इसमें संशोधन किया गया और अब इसे हर 2 साल पर मनाया जाता है, पहले प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। तो जो 18वां भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस है, वो 2025 में आयोजित किया जाएगा, जबकि इससे पहले वाला जो 17वां था वो 2023 में आयोजित किया गया था और 2021 में 16वां आयोजित किया गया था। 16वें का जो थीम था, क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अगला है, हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो पर्पल फेस्टिवल का आयोजन जो है आपका गोवा में किया गया। कहाँ पर? गोवा में किया गया, 8 से 13 जनवरी 2024 के बीच में। देखिए, यह महोत्सव समावेशिता और सशक्तिकरण के जीवंत उत्सव को प्रदर्शित करता है। अगला है, 2 सूचियाँ हैं, खेल और उससे संबंधित खिलाड़ी विभिन्न वजहों से चर्चा में थे, इसलिए हमें इनका सुमेलन करना है। देखिए, ईशा सिंह, इनका संबंध शूटिंग से है, 2 से मिलाइए। शीतल देवी, इनका संबंध आर्चरी मतलब तीरंदाजी से है, 4 से मिला दीजिए। अतिथि अशोक गोल्फ 1, अंतिम पघाल रेसलिंग तो 3। तो ये 2413 सी ऑप्शन। ये चारों खिलाड़ी जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल हुए थे। देखिए, वरुण तोमर और ईशा सिंह ने इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में शूटिंग में भारत के लिए 14वां और 15वां ओलंपिक कोटा स्थान हासिल किया था। ठीक है, वरुण तोमर ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण जीता था, जबकि ईशा सिंह ने महिलाओं के 10 मीटर एयर स्पर्धा में स्वर्ण जीता था। आगे चलते हैं, स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपके पास 3 कथन है, बताना है कौन सा सही। पहला, यह केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की योजना है, सही है। यह ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व की स्पष्ट पहचान करने के लिए प्रारंभ की गई, ये भी सही है। इसे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद द्वारा आयोजित पब्लिक पॉलिसी डायलॉग 2024 में के दौरान सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये 3 के तीनों कथन आपके जो है सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। अब थोड़ी सी और बात करते हैं। देखिए, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस
हैदराबाद द्वारा आयोजित पब्लिक पॉलिसी डायलॉग 2024 के दौरान स्वामित्व योजना को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वामित्व योजना को यह पुरस्कार इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रेजेंटेशन के लिए दिया गया। इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रेजेंटेशन में पंचायती राज मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो योजना है वो पंचायती राज मंत्रालय की है। स्वामित्व का जो फुल फॉर्म है वो है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन ए विलेज एरिया। स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था, लेकिन इसे 24 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था। यह पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। अगला है शेख हसीना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, वर्तमान में क्या है, शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा दे करके भारत में जो है शरण ली हुई हैं या भारत में रह रही हैं इस समय। देखिए, इनसे संबंधित दो कथन हैं जो जनवरी 2024 की करंट अफेयर संबंधित हैं। शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी, ये भी सही है। 2009 से ये लगातार वहाँ की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रही हैं। शेख हसीना की पार्टी का नाम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी नहीं, आवामी लीग है। इनकी पार्टी का नाम क्या है, आवामी लीग है। ठीक है, ये 2009 से सत्ता में रही हैं और संसद सदस्य के रूप में ये 8वीं बार चुनी गई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है पश्चिम बंगाल में किया गया। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। देखिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कोलकाता में हाल ही में गठित अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक आयोजित किया गया। जहाजरानी मंत्रालय के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण काम करता है और भारत में जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए हरित नौका अंतर्देशीय जहाज़ों के हरित संक्रमण के लिए दिशा निर्देश और नदी क्रूज पर्यटन रोडमैप 2047 का अनावरण किया गया यहाँ पर। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने नए वर्ष की शुरुआत में हिंद महासागर क्षेत्र में दस्तक दी नहीं, मेडागास्कर दक्षिण पश्चिम मेडागास्कर में दस्तक दी। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, हिंद महासागर क्षेत्र के देशों द्वारा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का सामना करने और उससे निपटने की तैयारी के लिए रेप्रेशा नामक एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना लॉन्च की गई। नहीं, क्योंकि ये तूफान कहाँ पे आया? दक्षिण पश्चिम मेडागास्कर, तो वहाँ के देशों के द्वारा यह परियोजना लॉन्च की गई है। ठीक है, उन देशों के लिए। तो पहला दूसरा दोनों कथन ही यहाँ पर गलत हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने नए वर्ष की शुरुआत में दक्षिण पश्चिम मेडागास्कर में दस्तक दी। 1 जनवरी 2024 को यह चक्रवात मेडागास्कर में मोराम्बे के पास आघात किया, मतलब टकराया। दक्षिण अफ्रीकी देश में चक्रवात अल्वारो ने अब तक 16,100 से अधिक लोगों को प्रभावित किया। चक्रवात अल्वारो ने दक्षिण पश्चिमी मेडागास्कर में एटसिमो आद्रेफाना जैसे प्रांतों को प्रभावित किया। अगला है, दो सूचियां हैं, देश और वहाँ के प्रसिद्ध स्थल, इन्हें सम्मिलित करना है। एगई पैलेस कहाँ पे है? यूनान में है। एगई पैलेस आपका यूनान में है, वन से मिलाइए। पोम्पई इटली में है। अराकोशिया अफगानिस्तान में, मतलब डी को आप 3 से मिला दीजिए। कंबोडिया अंकोरवाट कहाँ है? कंबोडिया में, तो इसको 4 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? ये 1 2 4 3 आपका बी ऑप्शन। देखिए, अभी हाल ही में ग्रीस अर्थात यूनान ने अपने 2300 साल से अधिक पुराने स्मारक एगई पैलेस के द्वार फिर से खोलने का फैसला किया है। एगई का महल या एगई पैलेस ग्रीस के उत्तरी बंदरगाह शहर थेसा लोनिकी के पास स्थित है, जिसे बाद में रोमनों ने लूट लिया और नष्ट कर दिया। यूरोपीय संघ की मदद से इसके जीर्णोद्धार और नवीनीकरण की लागत $22 मिलियन से अधिक रही है। यह वास्तुकला की शास्त्रीय ग्रीक शैली में बनी सबसे बड़ी इमारत थी। ये 15,000 वर्ग मीटर का कुल क्षेत्र इसमें था और इसमें बड़े बड़े बैंकेट हॉल, पूजा स्थल और आंगन थे। एंगई स्थान को या एंगई पैलेस को वर्तमान समय में बेरगिना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पोम्पई जो आपका कह सकते हैं ज्वालामुखी फटने की वजह से यह नगर जो है नष्ट हो गया था, जल के राख हो गया था। पोम्बई ये इटली में है। अंकोरवाट कंबोडिया में है। अराकोशिया अफगानिस्तान में। हाल ही में दुबई में कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट में अपने प्रदर्शन कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने वाली गायिका सुचेता सतीश निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित हैं? तो इनका संबंध केरल से है। देखिए, ये 24 नवंबर 2023 को इन्होंने यहाँ कॉन्सर्ट में प्रतिभाग किया था और प्रदर्शन किया। इन्होंने 29 भारतीय भाषाओं और 91 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में गाना गाया। यह कार्यक्रम जो है UNFCCC जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, क्लाइमेट चेंज से, उसके
COP28 शिखर सम्मेलन का हिस्सा था। COP28 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। आगे चलते हैं। संसद रत्न पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपके पास दो कथन हैं। पहला क्या है? संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की सलाह पर की गई थी। ये कथन सही है। वर्ष 2024 के संसद रत्न पुरस्कार के लिए 5 लोकसभा सांसदों को चुना गया। ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, 1 और 2। देखिए, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अगुवाई वाली जूरी ने इस साल 5 लोकसभा सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना। के श्रीनिवासन सांसद रत्न पुरस्कार समिति के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं और 17 फरवरी 2024 को राजधानी दिल्ली में एक समारोह में पुरस्कार दिया गया। इसमें लगातार दूसरी बार पुरस्कार पाने वाले जो 3 सांसद थे, 5 में से महाराष्ट्र की राकपा की सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र के शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बारने और उड़ीसा के बीजेपी के भर्तृहरि महताब थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन है। पहला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 दो लोगों को, जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को प्रदान किया गया। ये कथन आपका सही है। यह किसी खिलाड़ी को पिछले 5 वर्ष की अवधि में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नहीं, 4 वर्षों की अवधि में, 5 वर्षों की नहीं, 4 वर्षों। यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा गलत, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2 लोगों को, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज बैडमिंटन, इनको दिया गया है। खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, जिसमें मोहम्मद शमी क्रिकेट के शामिल हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश AM खानविलकर जो है वो चयन समिति के प्रमुख रहे हैं। देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2023 जो है 3 लोगों को दिया गया है। बैडमिंटन में मंजुषा कंवर, हॉकी में विनीत कुमार शर्मा, कबड्डी में कविता सेल्वराज। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 2 लोगों को दिया गया है, पहले बात कर चुके हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 नियमित श्रेणी में 5 लोगों को, कुश्ती में ललित कुमार, शतरंज में RV रमेश, पैरा एथलेटिक्स के महावीर प्रसाद सैनी, हॉकी के शिवेंद्र सिंह, मलखम के गणेश प्रभाकर देवरुखर को, और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 लाइफ टाइम श्रेणी में 3 लोगों को दिया गया। गोल्फ में जसकृत सिंह ग्रेवाल को, कबड्डी के भास्करन ई को और टेबल टेनिस के जयंत कुमार पुशीलाल को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 किसे दिया गया? समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन विजेता विश्वविद्यालय गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को। दूसरे नंबर पर कौन रहा है? प्रथम रनर यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। अगला है, हाल ही में डिजिटल भुगतान संबंधित कंपनी फोन पे ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाव के लिए अपना CEO नियुक्त किया? रितेश पै को। हाल ही में निर्मित किसे बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पाल बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया? इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया, इंद्रमणि पांडे को। ठीक है, वह बिम्स्टेक के चौथे महासचिव हैं और 3 साल की अवधि के लिए इसके महासचिव बने रहेंगे। इन्होंने भूटान के तेंजिन लेकफेल का स्थान लिया है। बिम्स्टेक के बारे में बात करें, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है। इसका जो स्थापना है, यह एक उप क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से की गई थी। मारिया जगालो जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित रहे? ये फुटबॉल से संबंधित रहे। फुटबॉल से देखिए, खिलाड़ी और कोच दोनों के रूप में फीफा विश्व कप ट्रॉफी जीतने वाले पहले फुटबॉलर मारिया जगालो का ब्राजील में 92 वर्ष 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जगालो ने खिलाड़ी के रूप में 1958 और 1962 में 2 विश्व कप जीते थे और कोच के रूप में 1970 में कोच के रूप में और 1994 में सहायक कोच के रूप में जो है इन्होंने विश्व कप जीता था। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन हैं, बताना सही कौन सा। पहला, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट GIM 2024 में ब्रिटेन ने ग्रीन फ्यूज अलायंस इंडिया GFAI का अनावरण किया? नहीं, ब्रिटेन ने नहीं बल्कि डेनमार्क ने अनावरण किया है। ठीक है, तो यहाँ ब्रिटेन नहीं डेनमार्क होगा, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, GFAI अर्थात ग्रीन फ्यूज अलायंस इंडिया का लक्ष्य टिकाऊ ऊर्जा में सहयोग में तेजी लाना है, तो ये दूसरा वाला विकल्प सही है, पहला गलत है। ठीक, यह जो पहल है यह 2020 में भारत और डेनमार्क के बीच हस्ताक्षरित ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण योजना योगश्री की शुरुआत की गई है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा योगश्री पहल की शुरुआत की गई है। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने
हाल ही में योगश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना है। योगश्री योजना में राज्य भर में 50 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना शामिल है। ये केंद्र प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए SC और ST छात्रों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। अगला है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 कथन है। इसका 10वां संस्करण है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का, जो कि गांधीनगर में आयोजित किया गया। ये सही है। 2024 की थीम क्या है? गेटवे टू फ्यूचर। इसकी कल्पना गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में की थी। ये भी सही है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। हिंदी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि वैश्विक स्तर पर हिंदी को विशेष दर्जा दिलाने के उद्देश्य हर साल 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नहीं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो पहला कथन गलत हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। ये कथन सही है। तो पहला, इसमें बताना गलत कौन सा है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। इस वर्ष की विश्व हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी को मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक हिंदी। ठीक है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पे है? सचिवालय भवन, ये मॉरिशस के पोर्ट लुइस में है। अगला है कृष्णराज सागर बांध। कृष्णराज सागर बांध, जिसे शॉर्ट में KRS कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन है। यह कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। सही है। यह कावेरी नदी पर स्थित एक प्रकार का गुरुत्वीय बांध है। ये भी सही है। 2 के दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन। देखिए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने KRS बांध, कृष्णराज सागर बांध में खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस बांध के 10 किलोमीटर के दायरे में सभी खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध सुरक्षा अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत लागू किया गया है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने हाल ही में 60 दिनों की देशव्यापी अकाल की घोषणा की है। ये सही है। अकाल नहीं, आपातकाल की घोषणा की है। पहला कथन सही। दूसरा, इसका कारण वर्तमान में इक्वाडोर में व्याप्त भयानक अकाल की स्थिति नहीं, एक मतलब कह सकते हैं गंभीर अपराधी जो है उसके जेल से भाग जाने की वजह से यह आपातकाल लगाया गया है। तो पहला सही, दूसरा गलत है। तो कौन सा सही है? पहला वाला। देखिए, देश के सबसे वांछित अपराधी के हिरासत में भाग जाने के बाद इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने हाल ही में 60 दिनों के लिए देश में आपातकाल लगाया। कुख्यात लॉस चेनेरोस गिरोह का मुखिया जोस एडाल्फो मैकियास, जिसे फिटो के नाम से जानते हैं, वो गुआ किल जेल से भाग गया। ड्रग प्रोसेसिंग लैब स्थापित करने और सामूहिक हत्याओं को अंजाम देने के कारण इसे 35 साल की सजा सुनाई गई थी। अगला है, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया? तो गैब्रियल अटाल को 34 साल के रहे हैं ये फ्रांस के अब तक के इतिहास सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। देखिए, भारत 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का मेजबानी करेगा। ये कथन आपका सही है। 3 कथन है, इसमें से कितने सही हैं ये बताना है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। ये भी आपका सही, पहला दूसरा सही। तीसरा, इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 16 नवंबर 1921 की गई थी। नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 16 नवंबर कब की गई थी? 1946 में की गई। 16 नवंबर 1945 को की गई थी। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, इसलिए 1 और 2 सही हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र जो है 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता भारत द्वारा की गई। आगे चलते हैं। INS काबरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन है। यह भारतीय नौसेना का गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित नौसैन्य जहाज है। ये सही है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, इसका नाम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप के नाम पर रखा गया है। ये भी सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है। देखिए, भारतीय युद्धपोत INS काबरा कोलंबो बंदरगाह पर पहुंचा, श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर। INS काबरा यह एक नौसैनिक जहाज है, इसका नाम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप के नाम पर रखा गया है। यह भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित है। यह 10 फास्ट अटैक क्राफ्ट की श्रृंखला में 8वां था। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, हाल ही में न्यायमूर्ति
हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नहीं, न्यायमूर्ति बी आर गवई को नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति बी आर गवई को नियुक्त किया गया है, संजीव खन्ना को नहीं। तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना, ये सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? दूसरा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के बारे में बात करें, इसका गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3A के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य शीर्ष अदालत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों में समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना था। अधिनियम की धारा 3A में कहा गया है कि केंद्रीय प्राधिकरण अर्थात राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण या नालसा समिति का गठन करेगा। अगला है दृष्टि 10 क्या है? दृष्टि 10 जो है ये मानव रहित हवाई वाहन है, यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ठीक है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर यह स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई वाहन है। इसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। यह 36 घंटे 36 आवर्स की सहन शक्ति और 450 किलोग्राम पेलोड क्षमता वाला एक उन्नत खुफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में किस नाम से एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल विकसित किया है? तो उग्राम नाम से। ठीक है, इसे एक निजी उद्योग भागीदार के सहयोग से डीआरडीओ की एक इकाई आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया है। इसे 100 दिनों से भी कम समय में विकसित किया गया है। अगला है चदुम्बी महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन है। पहला, इसका आयोजन असम राज्य में चदुम्बी झील के किनारे किया जाता है, ये सही है। दूसरा, चदुम्बी झील असम में स्थित एक कृत्रिम झील है, नहीं, ये प्राकृतिक झील है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, पहले चदुम्बी महोत्सव के बारे में बात करें। चदुम्बी झील के किनारे नए साल पर 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है असम में। चदुम्बी उत्सव में स्थानीय लोक संस्कृति, जातीय व्यंजन, स्थानीय हथकरघा और पोशाक, नौका विहार आदि का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव विभिन्न जनजातियों जैसे कि राभा, गारो, गोरखा और चाय जनजातियों को आजीविका उत्पन्न करने का अवसर प्रदान करती है। चदुम्बी झील के बारे में बात करें, चदुम्बी का अर्थ होता है चदुम्बी का अर्थ खासी भाषा में चंद का मतलब होता है 5 और डूबी का मतलब होता है डूबना। ठीक है, चंद का मतलब होता है 5 और डूबी का मतलब डूबना होता है। इसका निर्माण वर्ष 1897 में आए एक भीषण भूकंप के दौरान हुआ था। यह एक प्राकृतिक झील है जो कि असम के कामरूप जिले के राभा हसोंग स्वायत्त परिषद में स्थित है। अगला है विंग्स इंडिया 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन है। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में किया गया, नहीं। इसका आयोजन जो है 18 से 21 जनवरी 2024 को हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद के बेंगमपेट हवाई अड्डा पर विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। पहला कथन गलत हो गया। यह रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, नहीं, ये भी कथन गलत है, क्योंकि इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडियन इंडस्ट्री फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। तो यहाँ पे दो के दोनों कथन गलत हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है इंडस फूड 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया। श्री पीयूष गोयल ने इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया। अगला है हाल ही में लॉन्च उपग्रह आइंस्टीन प्रोब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन है। पहला, इसे अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया था, नहीं, इसे चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला कथन गलत हो गया। इसका आकार खुले हुए कमल के समान है, ये सही है। तो यहाँ पे केवल दूसरा वाला कथन सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, चीन के सिचुआन प्रांत में जी चांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट द्वारा कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब EP लॉन्च किया गया। ठीक है, यह कमल के आकार का है। इसका उद्देश्य क्या है इस प्रोब का? ब्रह्मांड में रहस्यमय क्षणिक घटनाओं का अवलोकन करना और सुपरनोवा विस्फोटों से पहली रोशनी प्राप्त करना। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन है। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन उमरोई कहाँ है? मेघालय में। उमरोई में किया जाएगा, नहीं। इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? विशाखापत्तनम में। तो पहला गलत है। यह भारत लुक ईस्ट पॉलिसी के समर्थन में आयोजित किया जाता है, ये सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 24, इसका आयोजन 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास। द्विवार्षिक मतलब 2 वर्ष पर होने वाला एक नौसैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास का इसका जो विषय था सौहार्दपूर्ण सामंजस्य सहयोग के साथ पूर्वी नौसेना कमान, इसका मतलब इसे लीड कौन कर रहा था? पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास 1995 में
भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत 4 विदेशी देशों, 4 देश और कौन शामिल है भारत के अलावा? इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड। इंडोनेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, थाईलैंड। इंडोनेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, थाईलैंड याद रखिएगा कि भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं। इसका प्रकाशन जर्मनी से सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा किया जाता है, सही है। भारत का पासपोर्ट सूची में 80वें स्थान पर है, ये भी सही है। सीरिया सूची में सबसे निचले स्थान पर नहीं, सीरिया नहीं, अफगानिस्तान जो है सबसे निचले स्थान पर है, सीरिया निचले से दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है। पूछा है इसमें से कौन से कथन सही हैं आपके, तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत है। ठीक है, देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन 6 देश जो हैं ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में शीर्ष स्थान पर हैं, जिससे 194 वैश्विक गंतव्यों में वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति मिलती है। शीर्ष 10 देशों में बड़े पैमाने पर यूरोपीय देशों का दबदबा है। भारत जो है 80वें स्थान पर है और अफगानिस्तान सबसे लास्ट स्थान पर है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडस फूड 2024 का आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, ये ऑप्शन। भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सकल घरेलू उत्पाद में लगभग जीडीपी में लगभग 14%, भारत के निर्यात में 13% और कुल औद्योगिक निवेश में 6% का योगदान देता है। अगला है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या थी? विकसित भारत @2047, युवा के लिए युवा के द्वारा। ये कथन आपका सही है पहला। देखिए पहला सही है। दूसरा, 15 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। नहीं, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन जो है 12 जनवरी को होता है और 12 जनवरी को ये मनाया जाता है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। तो पहला सही, दूसरा गलत, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या मोदी जी के द्वारा 12 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत @2047, युवा के लिए युवा के द्वारा। युवा के लिए युवा के द्वारा। युवा महोत्सव की बात करें, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को हमेशा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय का एक कार्यक्रम है और संयुक्त उद्यम के तहत हर साल किसी एक राज्य में मनाया जाता है। जैसे पिछली बार इसे कर्नाटक के हुबली में मनाया गया था। जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव था कर्नाटक के हुबली में मनाया गया था और इसकी थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत। 2023 में विकसित युवा विकसित भारत था। इस बार का क्या है? विकसित भारत @2047, युवा के लिए युवा के द्वारा। अगला है अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित में से किस देश को या किन देशों को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में शामिल नहीं किया? पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, इन सभी को शामिल किया। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के कारण कई देशों को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में शामिल किया है। यह निर्णय 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत लिया गया है। विशेष चिंता वाले देशों में चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान, निकारागुआ, रूस, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और म्यांमार शामिल हैं। और विशेष निगरानी सूची वाले देश में कौन है? अल्जीरिया, अजरबैजान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कोमोरोस और वियतनाम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देखा। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।